नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच जो युद्ध लड़ा गया, जो कि सन 1962 में लड़ा गया था, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जो भारत और चीन के बीच युद्ध लड़े गए, तथा भारत के हारने के पीछे कौन कौन सी वजह थी, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत चीन युद्ध के बारे में, तो उससे पहले हम कुछ नाम जान लेते हैं कि आखिर जो उस समय युद्ध लड़ा गया, तो उस समय जो लीडर था वह भारत का लीडर कौन कर रहा था, तथा वह चीन का लीडर कौन था। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो अपना देश भारत है, भारत के अगर हम लीडर की बात करें तो उसमें कौन भारत का लीड कर रहा था। उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे हमारे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह भारत के उस समय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। और हम क्या देखते हैं कि वी.के. मेनन, एक हम नाम सुनते हैं, वी.के. मेनन, जिनका नाम क्या था, वेंकट कृष्णा मेनन। वह क्या थे, वह भारत के रक्षा मंत्री थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर थे। और हम क्या देखते हैं कि उस समय का जो सेना अध्यक्ष थे, थल सेना अध्यक्ष, वो हमारे कौन थे, हमारे जो थल सेना अध्यक्ष थे वो हमारे थे के.एस. थिमैया। कौन थे हमारे, के.एस. थिमैया हमारे क्या थे, वह थल सेना अध्यक्ष थे। और हम बात करते हैं चीन की, तो चीन की ओर से हम क्या नाम सुनते हैं, जो चीन के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वह चीन के राष्ट्रपति थे, वह चाउ एन लाई। हम क्या नाम सुनते हैं, चाउ एन लाई नाम सुनते हैं। और एक चेयरमैन का हम नाम क्या सुनते हैं, चेयरमैन का नाम क्या है, माओ जेडोंग। क्या हम नाम सुनते हैं, माओ जेडोंग, ऐसा हम कुछ नाम सुनते हैं। तो हमने क्या देखा, लीडरशिप की हमने बात किया कि जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वी.के. मेनन यानी वेंकट कृष्णा मेनन उस समय रक्षा मंत्री थे। तथा थल सेनाध्यक्ष जो हमारे थे वो कौन थे, के.एस. थिमैया थे। चीन की ओर से राष्ट्रपति चाउ एन लाई और वहाँ के चेयरमैन माओ जेडोंग थे। तो ये हमने लीडरशिप की बात की। अब हम बात करते हैं कि यह जो इंडो चाइना वाले भारत चीन युद्ध जो लड़ा गया था वह 1962 में लड़ा गया था, ऐसा हम देखते हैं। तो जब 1962 में लड़ा गया तो इसके पीछे कौन कौन से वह रीजन थे जिससे इन दोनों देशों के बीच करार हुआ था। तो हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो हम भारत में क्या देखते हैं कि जो अपना भारत है वो क्या हुआ, भारत की अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं कि जो भारत है वह 1947 में 1947 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। यानी भारत 1947 से पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो वो कौन सा डेट है, वह 15 अगस्त 1947 का दिन था। उस दिन भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। और हम क्या देखते हैं कि जो चीन है, चीन में 1949 में एक पार्टी का गठन हुआ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हम क्या देखते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है। यानी एक ऐसी पार्टी बनती है जो क्या करती है, वह चीन की लीडरशिप उसके हाथ में आती है। 1949 से पहले चीन में क्या हुआ था कि चीन में गृह युद्ध यानी सिविल वार चल रहा था। 1949 में क्या हुआ, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया, जिसके जो राष्ट्रपति बनाए गए वह कौन थे, चाउ एन लाई को राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये हमने बात किया, क्या इसे हमने शुरुआत की बात किया। अब हम कुछ आगे बढ़ते, तो आगे हम क्या देखते हैं, बात आती है 1954 की। क्या हम देखते हैं 1954 में हम देखते हैं कि क्या होता है, भारत और चीन के बीच क्या होता है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता होता है। क्या होता है, पंचशील समझौता। क्या हुआ, भारत और चीन के बीच हम क्या देखते हैं कि पंचशील समझौता होता है। यानी इसमें कुछ नियम और शर्तें रखी जाती है। उसमें प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और जो चाउ एन लाई वहाँ के चीन के राष्ट्रपति थे, इनके बीच क्या होता है कि 1954 में क्या होता है, पंचशील समझौता का एक समझौता होता है कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के एकता और अखंडता का पालन करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि यह तो 1954 में बातचीत हो गई कि हम एक दूसरे के सॉवरेनिटी को फॉलो करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद हम क्या देखते हैं, 1956 में हम क्या देखते हैं कि जो चीन है वह क्या करता है, वह रोड का निर्माण कर रहा है। वह क्या करने लगा, वह जो हमारा जम्मू और कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ पे जो उत्तरी पूर्वी वाला इलाका है, जो उत्तर में है, वो कौन, लद्दाख वाला इलाका है, जो कि सट रहा था किससे, जो कि उसके लद्दाख का जो बॉर्डर है वह तिब्बत से सट रहा था। वहाँ पे वह क्या करता है, वह रोड का निर्माण करने लगता है। हम क्या देखते हैं कि वह 1956 में क्या करता है, रोड का निर्माण करने लगता है। तो उसके बीच क्या होता है, कुछ हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, वहाँ पर भी वह क्या करता है, रोड का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत भारत के सैनिकों के बीच और वहाँ की जो चीन की जो आर्मी है उनके बीच कुछ झड़प होती है, जिसमें कुछ सैनिक लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता रहता है। तो लोगों को उसी समय लग जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा कि भारत और चीन के बीच एक भयानक युद्ध हो सकता है। तो ये हमने कुछ शुरुआत के दिनों की बात की। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं कि आखिर कहाँ से वह मामला आया कि जो झगड़ा का एक रूप लेने लगा। तो हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, क्या हम देखते हैं कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है वह बहुत ही घटिया रहती है और क्या करता है कि जो पंचशील समझौता हुआ है यह इसका उल्लंघन करती है। पंचशील समझौता 1954 में तो हो गया था, उसमें क्या नारा लगाया गया था, 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ तो उसमें नारा लगाया गया था क्या, कि हिंदी चीनी भाई भाई, क्या नारा लगाया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे। लेकिन हुआ वास्तव में क्या होता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह तो एक निश्चिंत हो गए थे कि भाई अब हमारे बीच समझौता हो गया है कि अब तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह क्या करते थे, वह इस समझौते के बाद एकदम निर्दून हो गए थे कि मतलब उनका कोई टेंशन नहीं था और इन्होंने सेना पर जोर उतना नहीं दिया कि उनको मतलब लग नहीं रहा था कि भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाएगा। तभी हम क्या कुछ खबर सुनने में आता है कि 1958 में एक जो चीन की एक अखबार है, चीन का एक क्या है अखबार में एक खबर देखने में आता है कि उसमें क्या लिखा है कि जो लद्दाख है, उसमें क्या लिखा गया था कि लद्दाख जो है वह क्या है, चीन का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। ऐसा कहाँ लिखा गया था, चीन के एक क्षेत्रीय अखबार में क्या लिखा गया, 1958 में छापा गया, यह जुलाई की बात है कि जो लद्दाख है वह चीन का एक अभिन्न अंग है। तो नेहरू जी ने इस पर क्या हुआ, कड़ा विरोध किया कि भाई आपने ऐसा क्यों छापा, ऐसा आर्टिकल आपने क्यों छापा, जो लद्दाख है वह क्या है, भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने ऐसा एक पत्र लिखकर चीन से बताया। और क्या देखते हैं हम 1958 में ही देखते हैं कि जो चीन है इसने क्या किया कि जो हमारा जो भारत से सटा कौन था, तिब्बत वाला इलाका था, कौन था, जो तिब्बत वाला इलाका था, वहाँ पे क्या किया, चीन ने आक्रमण कर दिया। तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो चीन की जो तिब्बत में एक खम्पा जनजाति जो थी, इन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह किया। जब चीन ने उस पर क्या किया, तिब्बत पे आक्रमण कर दिया, तो खम्पा जनजाति ने उसका क्या किया, बहुत ही विद्रोह किया। तो उनके बीच कुछ मारपीट वगैरह भी हुए थे, युद्ध भी चले थे। लेकिन जो चीन की सैनिक ज़्यादा थी तो चीन ने क्या कर दिया था, चीन ने
इनको क्या किया, दबा दिया। चीन ने क्या किया, इन्हें दबा दिया। तो जो तिब्बत एक देश था, वहाँ के जो लीडर थे वो कौन थे, वो चीन के, अगर हम तिब्बत के लीडर की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ के जो लीडर थे वो थे दलाई लामा। कौन थे, दलाई लामा थे वहाँ के लीडर। तो दलाई लामा क्या करते हैं कि यहाँ से जान बचाकर वह भारत को भाग आते हैं। कहाँ भाग आते हैं, वह भारत भाग आते हैं। जब यह दलाई लामा भारत भाग गए तो क्या हुआ कि चीन ने भारत से मांग की कि जो दलाई लामा है इनको क्या किया जाए, इनको हमें सौंप दिया जाए, लेकिन भारत ने इन्हें देने से इनकार कर दिया। तो यह भी एक झगड़े की वजह बन गई थी। तो ये हमने क्या देखा, 1958 में उस पर आक्रमण किया और क्या हुआ, 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कि जो चीन का जो ये एक तो ये रीजन हो गया इसका कब्जा करने का। अब हम बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कि आखिर वह कौन सी वजह थी जो 1962 के कारण बनी। एक पहला कारण हो गया कि दलाई लामा भागकर भारत आ गए, शरण ले लिया, तो एक इससे चीन को बहुत ही गुस्सा आया। और दूसरा हम क्या देखते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट की। अगर हम बात करते हैं भारत की तो ये क्या है, एक हम रफली डायग्राम बनाते हैं भारत का, तो हम क्या देखते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, यह हमारा भारत है। तो हम क्या देखते हैं कि जो भारत का जो इलाका है, भारत में जो युद्ध का कारण बना था वह कौन था, वह 2 बॉर्डर डिस्प्यूट थे भारत से। कौन कौन से हम क्या देखते हैं, तो एक हमारा क्या मिलता है, एक हमारा मिलता है आपका जो युद्ध के कारण थे वो कौन कौन थे। एक हमारा आता है लद्दाख और दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। यानी 2 बॉर्डर जो कि पहले लगते थे तिब्बत से, तिब्बत पर 1959 में चीन ने कब्जा कर लिया। तो जो चीन है अब उसकी डायरेक्ट सीमा लगने लगी भारत से। तो उसके जो 2 स्टेट हम सुनते हैं, जो 2 सिटी है या कह लीजिए जो 2 सीमा लगती है भारत की चीन से, वो कौन कौन है, एक लद्दाख है और दूसरा हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये लद्दाख वाला इलाका है इस साइड वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चीन ने इधर कब्जा करने लगा। चीन इधर क्या करने लगा, वह अपना रोड बनाने लगा। तो चीन रोड बनाने लगा जो कि वर्तमान में हम क्या नाम देखते हैं, अक्साई चीन देखते हैं, अक्साई चीन। तो यहाँ पे क्या करने लगा, चीन अपना रोड का निर्माण करने लगा, किधर, लद्दाख वाले साइड में। और इधर जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका पड़ता है, इधर पे क्या करने लगा, वह रोड का निर्माण करने लगा। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ पर जब भारत गुलाम था, जब आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक लाइन दर्शाई गई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, मैक-मोहन रेखा। यहाँ पे क्या रखा गया था, मैक-मोहन रेखा। यानी वह रेखा जो क्या कर रही थी, भारत और चीन को अलग कर रही थी। वो कौन सी थी, मैक-मोहन रेखा थी। तो वह अरुणाचल प्रदेश के वाले इलाके से लग रही थी। तो चीन कह रहा था कि मैं इस रेखा को नहीं मानता हूँ। भाई उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके यहाँ थी, आपको उसने आज़ाद किया, तो इन्होंने अपने मन का एक मनमानी रेखा बना दिया है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। जो आपके मैक-मोहन रेखा खींची गई है अरुणाचल प्रदेश से, यह जो क्या है, यह दक्षिणी तिब्बत का भाग है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। तो क्या हुआ, एक यह भी कारण था और एक क्या था, इधर जो रोड बना रहा था, एक इधर भी कारण बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी सेना थी वह क्या थी, वहाँ पे डटी थी। तो यहाँ पे जो चीन, जो हमारी भारत की सेना थी वो कौन सी एक पॉलिसी फॉलो करी थी, उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड पॉलिसी। 1960 में एक पॉलिसी थी, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारत की सेना वहाँ से हट नहीं रही थी। चीन कह रहा था कि आप यहाँ से जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर है वहाँ से आप 20 किलोमीटर पीछे चले जाइए, हम लोग भी पीछे चले जाएंगे। लेकिन चीन पीछे नहीं हट रहा था, इसलिए भारत भी नहीं हटा और वहाँ पे डटा रहा। तो एक यह भी कारण बन गया। तो एक हमने क्या देखा
कि दलाई लामा का भारत में आना, और दूसरा क्या देखा, अक्साई चीन पर वो जो चीन है उसका रोड बनाना, और क्या है, मैकमोहन रेखा का उसको न मानना। तो एक ये कारण बनी थी, और भारत क्या था, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत वहाँ से हट नहीं रहा था, तो एक तीसरी कारण बनी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अचानक ही जब उन लोगों को लगने लगा कि भाई ऐसा है कि अब युद्ध हो जाएगा, भारत को लगने पहले से ही अनुमान हो गया था कि यह युद्ध कुछ ही दिनों में युद्ध जरूर हो जाएगा। तो जो हमारे देश के उस समय के जो हमारे थे सेना अध्यक्ष थे, तो उनका नाम हमने क्या बताया था आपको, के.एस. थिमैया। के.एस. थिमैया ने पहले ही इनको सूचित कर दिया था, जो वी.के. मेनन थे, वी.के. मेनन यानी जो रक्षा मंत्री हमारे थे उस समय के, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें सूचित कर दिया था कि युद्ध हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री वी.के. मेनन और जो सेना अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष कौन थे हमारे, के.एस. थिमैया। के.एस. थिमैया इनसे क्या थी, इनसे इनकी बनती नहीं थी, यानी जो रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष में तालमेल अच्छा नहीं था। जो लेकिन हालांकि जो रक्षा मंत्री थे वो पीएम के क्या थे, करीबी थे। यह जो कुछ भी कहते थे पीएम जो हमारे थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू उसको मानते थे। तो के.एस. थिमैया ने, हालांकि इनको बताना उचित नहीं समझा था, मैं इनको जो मान ही नहीं रहे थे कि युद्ध होने वाला है, तो के.एस. थिमैया ने डायरेक्ट संपर्क किया प्रधानमंत्री से कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, चीन कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो हालांकि प्रधानमंत्री ने इनसे संपर्क न करके इनसे ही पूछा, तो वी.के. मेनन ने इनको बहुत ही लतेड़ा, बहुत ही इनको डांट फटकार लगाई। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो इनको अंदेशा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, अचानक वो दिन आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सेना गई थी पेट्रोलिंग करने के लिए अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके पर, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो कुछ चीनी सैनिकों ने क्या किया, उन पर आक्रमण कर दिया। चीनी सैनिकों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और वो कौन सा डेट हम देखते हैं, 20 अक्टूबर 1962 का दिन। उस दिन क्या हुआ, चीनी सैनिकों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया भारतीयों पर। चीन पहले से ही क्या था, हथियारबद्ध था, उसके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, और भारत उस समय पूर्ण पे तैयार नहीं था युद्ध के लिए। तो जो चीन के 80,000 सैनिक, चीन क्या था, वह 80,000 सैनिक लाया था, और भारत के जो उस समय सैनिक कितने थे, केवल बॉर्डर पर 10 से 20,000 ही सैनिक तैनात थे। मतलब भारत को ऐसा लग नहीं रहा था कि आक्रमण हो जाएगा। तो क्या हुआ, इतने जब सैनिक आक्रमण किए तो क्या हुआ कि भारत, भाई जब सैनिक ज़्यादा रहेंगे और भारत के सैनिक कम थे, तो क्या हुआ, इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, इस युद्ध में भारत को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा था। तो हम क्या देखते हैं कि हार के पीछे की क्या क्या वजह थी, वो हमने क्या देखा कि जो हमारे रक्षा मंत्री थे उनका अच्छे से गाइडेंस न करना, उनको अनुभूति नहीं थी, यह क्या थे, यह एक डरपोक टाइप के इंसान थे। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे वह निश्चिंत हो गए थे, भाई हमारे बीच और चीन के बीच पंचशील समझौता हो गया है, तो अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन जो चीन था वो अपने दोगलेपन से नायाब नहीं हुआ, और उसने क्या किया, युद्ध किया, और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। और तो हार के पीछे की अगर हम वजह जानने की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि आखिर हार में कौन कौन सी जिम्मेदारी थी, आखिर उसके भारत की हार के कौन कौन जिम्मेदार हुए। तो हम क्या देखते हैं, पहला हम क्या देखते हैं, हार की वजह की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस न होना। क्या हुआ, प्रॉपर गाइडेंस न होना, यानी भारत और चीन के जब बीच युद्ध लड़ा गया तो हम क्या देखते हैं, सेनाध्यक्ष और जो रक्षा मंत्री थे उनके बीच तालमेल अच्छा नहीं था। हालांकि जब भारत इस युद्ध के बाद हार गया तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनकी बहुत ही बेइज्जती की गई थी, और जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे उसका भी विरोध किया गया था। तो हम क्या देखते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था अच्छे से। और क्या देखते हैं, जो सेना थी हमारे पास, जो भारत की सेना थी, उनके पास हथियार की कमी थी। क्या थी, हथियार की कमी थी। और क्या देखते हैं
कि उनके पास अच्छे जूते नहीं थे। क्या थे? अच्छे जूते नहीं थे। उनके पास ठंड से बचने के लिए कमीज नहीं थे। तो इस प्रकार से हम क्या क्या देखते हैं कि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, नॉर्मल ही बंदूकें थी, गोलियों की कमी हो गई थी, गोलियों की भी कमी हो गई थी। तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि हालांकि यह जो युद्ध था वह लगभग 1 महीने तक चला था। 1 महीने तक चला था। 21 नवंबर 1962 को यह युद्ध समाप्त कर दिया गया। 20 अक्टूबर 1962 को स्टार्ट किया गया और 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा समापन किया। चीन ने क्या किया? चीन ने एक तरफा समापन कर दिया, एक तरफा बयान दिया कि हम युद्ध को अब विराम करते हैं। और उसने जो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में लगभग 32,000 वर्ग मील कब्जा कर लिया था, वहाँ से वह पीछे चली गई। तो हालांकि 19 नवंबर को हम क्या देखते हैं, जब युद्ध चल ही रहा था तो हम क्या देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका और जो कौन था यूके, ब्रिटेन से अपनी सहायता मांगी कि हमें अच्छे अच्छे हथियार भेजे। तो हम क्या देखते हैं कि जो अमेरिका था वह भी उस समय युद्ध में व्यस्त था। इसका जो युद्ध चल रहा था वह क्यूबा से चल रहा था। उसमें क्यूबा क्राइसिस चल रहे थे। तो क्यूबा की तरफ से रसिया लड़ रहा था। तो ये हमने बात किया क्या इसके। हालांकि इसके जो यूके और यूएस है, इन्होंने क्या किया, यूके और यूएस यानी अमेरिका ने भारत की मदद भी की। तो हम क्या देखते हैं, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब 22 नवंबर को क्या होता है, उसका जो एयरफोर्स है, अमेरिका का एयरफोर्स और ब्रिटेन अपना हवाई जहाज़ वगैरह भेजते हैं सब। लेकिन तब तक क्या किया था, चीन ने युद्ध समापन की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध में भारत ने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि भारत को डर था कि कहीं अगर हमने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल किया तो यह युद्ध व्यापक रूप से फैल जाएगा और विश्व युद्ध की वजह न बन जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमने क्या क्या देखा, इसकी वजह थी क्या क्या, चीन को मैकमोहन रेखा को वास्तविक न मानना, और क्या हमने देखा, उसका अक्साई चीन पर कब्जा करना। तो इस प्रकार से जो अक्साई चीन का रोड बनाया था, हालांकि यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका था यहाँ से तो पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन वाले इलाके से पीछे नहीं हटा। और जो भारत का कुछ हिस्सा है वह क्या हुआ, अब चीन के हिस्से में चला गया। इसका नाम क्या है, अक्साई चीन है। और यह जो बॉर्डर बनाता है उसका नाम क्या है, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हमने देखा और इसकी क्या क्या वजह थी वो हमने भी चर्चा कर लिया। तो इस प्रकार से भारत और चीन के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह बहुत ही दर्दनाक था। तो हम क्या देखते हैं कि जून 1963 में इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो जून 1963 में क्या देखते हैं कि कवि प्रदीप ने क्या किया, एक इस युद्ध पर एक गीत लिखा जिसका नाम क्या था, ऐ मेरे वतन के लोगों नाम से एक गीत लिखा, जिसके लता मंगेशकर ने 27 जून 1963 में गाया था। तो इस गीत को सुनकर हालांकि बहुत क्या जो कार्यक्रम था उसमें सभी लोगों की आंखों में आंसू ला दिया था। और जो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह भी रो दिए थे और लता मंगेशकर को बहुत ही अवार्ड दिया गया था। तो ये हमने क्या देखा, इस युद्ध के गीत के बारे में देखा। अगर आपने ये गीत नहीं सुना है तो आप जाकर सुन सकते हैं। हालांकि जितना अच्छे से मैंने व्याख्यान नहीं किया है उतने अच्छे से व्याख्यान उस गीत में किया गया है जिन्हें कवि प्रदीप ने लिखा है। तो ये युद्ध की हमने वजहों के बारे में देखा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।